देश में जिन 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव अगले साल शुरू में होने हैं, उसमें कुछ विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां लगभग माना जा रहा है कि एक तरफा बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे चर्चा में 2 ही विधानसभा मानी जा रही है, सुनी जा रही है, देखी जा रही है। इनमें एक पंजाब है और दूसरी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन एक अलग तरीके से बना है और उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि वो लड़ाई भी एक हद तक एक तरफा होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां विपक्षी जो दल है उनमें एकजुटता नहीं है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत नहीं होने जा रही। लेकिन पंजाब में क्या होने जा रहा है ये शायद बहुत कम लोग बता पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पंजाब की ऐसी गुत्थी हो गई है जिसको समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस गुत्थी को समझने का कुछ लोग कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको समझने में, हालात समझने में आसानी होगी। जी हाँ, अभी हाल ही में एबीपी न्यूज और सी वोटर्स ने जो सर्वे किया वो इस चीज को थोड़ा बहुत आपको साफ करता है। और सी वोटर्स का सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि यशवंत देशमुख जी और उनकी टीम ने किया है। यशवंत देशमुख जी जो पिछले 3 दशकों से इस काम में लगे हुए हैं और मुसलसल लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, और वो आपको संभवतः आपकी जो आपके सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश है। बहुत बहुत आभार यशवंत जी आपका कि आपने इतने व्यस्त समय में और हम लोगों के लिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला। यशवंत जी, अब पिछली बार की तुलना में और महीने भर बाद जब आप फिर दोबारा आपने सर्वे किया है, क्या आपको बदलाव दिखता है? क्या वो बदलाव सिर्फ चन्नी के मुख्यमंत्री काल के आने के बाद की स्थिति को लेकर के है या कुछ और भी? देखिए भाई, लास्ट जब हम लोग ने बात की थी 1 महीने पहले, उस समय मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अगर ये कांग्रेस ने ठीक से कार्ड खेला तो ये पंजाब का मायावती मूवमेंट हो सकता है। ये मैंने एक बोली थी और इस महीने के जो आंकड़े हैं वो काफी हद तक उस लाइन को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आंकड़ों में बहुत बदलाव नहीं लग रहा है, जो पिछले महीने था और जो इस महीने है। लेकिन दरअसल क्या है कि वो बदलाव ऊपर से भले ही न दिखाई दे, लेकिन नीचे जैसे मथनी लेके लस्सी लपेट दी गई हो, बिल्कुल ही अलग किस्म की केमिस्ट्री नीचे हो गई है सारे वोटों के बंटवारे में। मसलन जो दलित वोट, आज से 3 महीने पहले जब ट्रैकर में आपने पहली बार मुझसे बात की थी, उस समय दलित वोट पंजाब में ज्यादातर उम्मीद थी कि एक हिस्सा उसमें आम आदमी पार्टी को जाएगा और एक हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो अकालियों का अलायंस हुआ है उसको जाएगा। कांग्रेस के पास में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा नहीं था, उनके पास में जट सिख मतदाताओं का ही एक बड़ा वोट था। अभी स्थिति यह है, चन्नी जी के आने के बाद एकाएक पंजाब में दलित वोटों का सर्ज कांग्रेस की ओर हुआ है। उस हिसाब से आइडियली कांग्रेस के वोट पिछले वोट से और 10-15% बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दलित वोट कांग्रेस की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे जट सिख मतदाता कांग्रेस से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो एक तरह से वो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, लेकिन नीचे के बेस कंपोजिशन सारे हिल गए। तो पंजाब इस मामले में बहुत ही ज्यादा अटपटा, भ्रामक और विचित्र चुनाव लगने जा रहा है और आने वाले दशकों तक पंजाब की राजनीति इस डिसीजन से के कारण अफेक्टेड रहेगी, ये बहुत क्लियर है। जी, महीने भर पहले हालत थी कि जो सबसे अलग चीज मानी जा रही थी, नवजोत सिद्धू उस पूरी दौड़ में अपने पताका लेकर के घूम रहे थे और लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो बहुत आगे चल रहे हैं। लेकिन चन्नी के आने के बाद वो पताका लगता है, बटन जो है वो चन्नी के हाथ में आ गई है। मुख्यमंत्री पद ही नहीं याद आया, बल्कि लोगों के दिमाग में परसेप्शन भी हाथ में आ गया, उनके पक्ष पे चला गया। इस पे आपका क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, 3 महीने पहले जब हमने पहली बार बात की थी उस समय नवजोत सिंह सिद्धू लगभग 15-16% के आसपास उस पूरे महीने में ट्रेंड कर रहे थे 3-4 महीने पहले, और अधिकतम उनका अंक जो गया था पिछले 12 महीनों में वो करीबन 20% तक गया था।
आज की तारीख में वो घटते घटते 15 से 14, 18, 11, 10 होते होते वो 5% पे आ गया उनकी रेटिंग। चन्नी साहब जो 3-4 महीने पहले मुश्किल से 1-2% हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद में जैसे लगा कि एकदम बुर्ज खलीफा की तरह से उनकी रेटिंग बढ़नी शुरू हुई और इस समय वो 30% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो उनके 30% पहुंचने में दो चीजें हुई। एक तो स्वाभाविक सी बात है कि दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उनको पसंद करके उनकी ओर आया, लेकिन अकबर मुझे ये लगता है कि शायद बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस की उन मतदाताओं का भी जो सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई में पक गए थे, थक गए थे, दुखी हो गए थे, वो न तेरी न मेरी, वो चन्नी के वाले अंदाज में वो सारे के सारे कांग्रेस के पुराने लोग भी चन्नी के पीछे लामबंद हो गए और एकाएक उनको लगने लगा कि चन्नी एक हमारा विनिंग कैंडिडेट वैसा साबित हो सकता है। तो इसलिए चन्नी साहब की रेटिंग में एकदम से जो इजाफा दिख रहा है आपको, वो इस कारण से दिख रहा है। उनके सामने अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि सिद्धू साहब की बंद मुट्ठी जो है वो खुल गई, और वो खुल गई जब बंद मुट्ठी बार बार धमकी देने के बाद में, तो हम सब जानते हैं कि बंद मुट्ठी खुलने के बाद में वो कितने की होती है। तो जब तक मुट्ठी बंद थी तब तक तो वो लाख की थी, अभी स्थिति बिगड़ गई। और आपको बहुत मजा आएगा ये जान के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए वो उस समय 17, 18, 19, 20, 21 मतलब 17 से 20-22% के बीच में उनकी रेटिंग फ्लक्चुएट वो भी धड़ से नीचे आ गए, वो भी धड़ से नीचे आ गई। लेकिन मजे की बात यह है कि वो धड़ से नीचे आने के बाद में भी सिद्धू साहब से ऊपर है। अच्छा। मजे की बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गिरने के बाद में, पार्टी छोड़ने के बाद में अभी भी वो 6-7% के आसपास वो रेटिंग खींच रहे हैं और फिलहाल वो नवजोत सिंह सिद्धू की रेटिंग से बेहतर है, चाहे 1% ही बेहतर हो, लेकिन ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये जो दोनों जिसे कहते हैं कि वो कई कहानियों में कहते हैं 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने मलाई ली, और कई कहते हैं कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ने रोटी खाई, जो भी कहे। बहरहाल इन दोनों की लड़ाई में चन्नी साहब ने सब कुछ समेट लिया है अच्छे से। तो फिलहाल तो कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के वोटर्स के सामने चन्नी साहब स्टैब्लिश हो गए हैं। ये चुनाव वो दमदारी से लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस जो बिल्कुल रेस के बाहर दिखने लगी थी, वो रेस में वापस आ गई। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि इतनी उठापटक के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जो 2 नाम कुछ आते थे, एक तो उन्होंने कोई चेहरा दिया नहीं, तो 2 नाम जो लोग बोलते हैं वो एक भगवंत मान का बोलते हैं और एक अरविंद केजरीवाल का बोलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो करीबन 20, 22, 23% पे वो ट्रेंड कर रहे थे, और भगवंत मान जो है 10% से 15%, उनसे ऑलमोस्ट 10% पीछे उनसे ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के नामों को जोड़कर जो संख्या है वो करीब करीब 35% के आसपास बैठती है। वो 35% 3 महीने पहले भी थी और आज भी है। तो ये समझ में आ रहा है कि समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राउंड स्वेल है वो अभी भी उतना ही बरकरार है। कांग्रेस रेस में वापस आई है। अब यहां से ये देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी कोई सीएम का चेहरा उचित तौर पे ठीक ढंग से देती है या नहीं देती, और अगर नहीं देती है तो क्या ये ग्राउंड स्वेल उनके लिए बना रहेगा या फिटर ऑफ हो जाएगा, और अगर वो सीएम का चेहरा देती है तो क्या ये और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो चेहरा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो बताने वाले या तो चन्नी साहब का नाम बताएंगे, या सुखबीर बादल का बताएंगे, या आम आदमी पार्टी के उस कैंडिडेट का नाम बताएंगे। तो ये 3 लोगों की लड़ाई में कौन क्लियर लोगों की पसंद आती है वो तब हमें समझ में आएगा। अमरिंदर सिंह एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गए हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब अमरिंदर सिंह जो दांव खेल रहे थे कि साहब किसानों को लेकर के कुछ सरकार, केंद्र सरकार कर देगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे आ जाएगी, वो उनके साथ चुनाव लड़ लेंगे, वो संभावनाएं क्या खत्म हो गई हैं? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल जो मुझे लगता है चन्नी को लेकर के पहले पूछा जाना चाहिए वो ये होगा कि क्या चन्नी के काम की वजह से ऐसा हुआ है कि उनमें अचानक उछाल आया है, और उनकी सक्रियता, जितने सवाल नवजोत सिंह सिद्धू उठाते थे उन सवालों को हल करते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक एक योद्धा को, अगल बगल के योद्धाओं को मारते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं।
मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। हाँ। देखिए, चन्नी साहब कैप्टन साहब से कहीं ज्यादा मिलनसार और घुलने मिलने वाले इंसान हैं, जितना मुझे दिखा अभी और जो फीडबैक आ रहा है। तो शायद वो एकदम से अवेलेबल चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तो बात ये। दूसरी बात, उन्होंने जो फैसले भी लिए हैं वो भी गवर्नेंस के लिहाज से और इलेक्शन एजेंडे के हिसाब से सराहनीय फैसले हैं, और कांग्रेस का वोटर उनके पीछे लामबंद हो गया है। तो इन सारी चीजों में एक बात तो तय है कि चन्नी को जो लोग सोच रहे थे ये लाइट वेट कैंडिडेट हैं, वो लाइट वेट नहीं, वो हैवी वेट कैंडिडेट साबित हुए हैं कांग्रेस के लिए। और जब मैं कांग्रेस के लिए कहता हूं तो कांग्रेस और बाकी पार्टियों की लड़ाई बाद में, फिलहाल वो कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई में बहुत हैवी वेट साबित हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी मुक्केबाज थे उनके आसपास, वो फिलहाल तो मुझे दाएं बाएं गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इस लिहाज से कि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस उनका है, जो पुराने नेता हैं, चन्नी साहब कोई नए नेता नहीं है, पुराने नेता हैं, उन्होंने बहुत सधा हुआ गेम खेला है। और मुझे लगता है कि हमको, आपको, जनता को इस लिहाज से सभी को चंबित किया है। हमें में किसी को भी उम्मीद नहीं थी, हम मान रहे थे कि चन्नी साहब सिद्धू जी के रबर स्टैंप कैंडिडेट होंगे, हम ये मान के चल रहे थे। वो ऐसा हुआ नहीं। वो सिद्धू साहब अपना रबर और अपना स्टैंप लेके बैठे हुए हैं, चन्नी साहब अपना प्रिंटिंग प्रेस अलग चला रहे हैं। उनको ना रबर की जरूरत है ना स्टैंप की जरूरत है। अब रही, ये तो हो गया सिद्धू जी और चन्नी जी के बीच में कोई मतलब ही नहीं है, एक 30%, एक 5%, यानी दोनों के बीच का कोई कंपैरिजन नहीं है रेटिंग में। अब आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की भावी राजनीति या वर्तमान राजनीति पे। कप्तान साहब, ऑब्वियस सी बात है कि वो दिल्ली में भाजपा नेताओं से मिले और उनको हर तरीके की मदद का शायद आश्वासन भी दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कप्तान साहब जीतने के लिए तो लड़ेंगे नहीं। उनकी पूरी राजनीति अब केवल यह है कि वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं, और कांग्रेस को हराने के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। ऐसे में पहली बात की उम्मीदवार उनको कहां से मिलेंगे, ये लोग सवाल उठाते हैं। मेरा मानना है ये बहुत ही आसान काम है। पंजाब में जब अकाली और कांग्रेस और बीजेपी, ये बाकी और आम आदमी पार्टी, ये 4 पार्टियां जब टिकट बांटने में लगी हों, तो इन चारों ही पार्टियों में सबको तो टिकट नहीं दे सकते। वो हर पार्टी के पास में 2-2, 3-3 उम्मीदवार होते हैं टिकट देने के लिए। तो जो भी पार्टी अपने किसी भी कद्दावर नेता का टिकट काटेगी, खासतौर पे कांग्रेस, कैप्टन साहब उसके लिए परमानेंट पार्किंग लॉट होंगे। जिसका टिकट कटेगा, जिसको टिकट नहीं दिया जाएगा और वो थोड़ी बहुत भी रसूख नीचे के हलकों में रखेगा, कप्तान साहब उसको टिकट दे देंगे और अपनी पार्टी से लड़ने का न्योता दे देंगे। और कप्तान साहब को रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने वाली है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उनको जितने रिसोर्सेज चाहिए, भरे पूरे रिसोर्सेज उनके पास में रहेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस की वोट कटिंग की समस्या कप्तान साहब बड़ी करेंगे, और अगर कांग्रेस नीचे आती है तो स्वाभाविक सा फायदा उसका 2 ही पार्टियों को होगा, या तो अकालियों को होगा या फिर आम आदमी पार्टी को होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नीचे आने का अभी ज्यादा बड़ा फायदा वो आम आदमी पार्टी को शायद हो, लेकिन चूंकि जट सिख वोटरों का मसला है और उसकी एक स्वाभाविक कैंडिडेसी अकाली दल की है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लाभ मिलेगा। तो इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के दुश्मनों की श्रेणी में केवल कांग्रेस है। बाकी सारी पार्टियां इस समय उनकी दोस्त हैं, उनकी खैरख्वाह हैं, उनकी मददगार हैं। सबके लिए कैप्टन साहब जो है बड़े अच्छे मित्र हैं इस समय, कांग्रेस को छोड़ के। जी, अब नए नए समीकरणों पर वहां चर्चा हो रही है, बहुत सारे अगर मगर और बहुत सारी चीजें हैं। खास तौर से नवजोत सिंह सिद्धू जब नीचे आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और खेमेबाजी करेंगे? अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वो, ठीक है कि उन्होंने अपना कमंडल जो है वो एक जगह पर रख लिया है, इस्तीफा तथाकथित वापस हो गया है, लेकिन चन्नी की बढ़ती लोकप्रियता कितनी वो पचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या वो किसी और खेमे में जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे आदमी को पचा पाएगी, और नवजोत सिंह सिद्धू का व्यक्तित्व और आम आदमी पार्टी में और व्यक्तित्व उसमें मेल हो पाएगा? क्या ये समीकरण होगा कि अमरिंदर सिंह
किसी जब हारी हुई पारी खेल रहे हैं तो जिताने के लिए, जैसे कि अभी आपने जट सिखों का नाम लिया, और जट सिखों का एक वोट बैंक पहले से ही अकाली दल बादल के पास में है, उनके पास बसपा का वोट बैंक भी अगर वो अकलमंदी से काम करेंगे तो होगा, वैसे अभी लग नहीं रहा है उस तरीके से उनके पास जो हो जाना चाहिए था। तो क्या वहां आगे पीछे करके कुछ कर सकेंगे? तो बहुत सारे समीकरण हैं, कौन कहां कैसे जुटेगा, वो समीकरण क्या क्या आप बनते बिगड़ते देख रहे हैं? देखिए, आपने अभी बसपा वाला समीकरण जो अकालियों का बोला वो तो बिगड़ गया है मेरे हिसाब से। कल उस दिन कार्यक्रम में मैंने बसपा अकाली दल के जो नेता आए थे उनसे मैंने पूछा भी 2 बार कि क्या बसपा के साथ में आपका टाई अप अभी भी कायम है, या आपको लगता है कि अब जो भी सीट आप बसपा के लिए छोड़ेंगे वो एक तरह से कांग्रेस को गिफ्ट होगी। तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो गोलमोल ढंग करके जवाब देके चले गए। स्वाभाविक सी बात है कि अब बसपा वाला फैक्टर उस लिहाज से काम नहीं करेगा जैसा अकाली दल सोच रहा था। दलितों का इस समय वहां पर सर्वमान्य नेता चन्नी हैं और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहली बार इतनी दलित कोई मुख्यमंत्री बना है और लगभग लगभग हर तीसरा वोटर पंजाब में दलित है, उनको इतना बड़ा नेतृत्व का चेहरा मिला, तो अगर वो लामबंद होते हैं तो इसमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए? ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात कि अब इक्वेशन जैसे पलट रहे हैं, इसमें नीचे से जैसा मैंने बोला, ऊपर से भले ही वो लगे देखने में सब पहले जैसा है, पहले जैसा कुछ नहीं है। जिसे वो म्यूजिकल चेयर कहते हैं ना, वो एक तरह से ऐसे म्यूजिक रुका और हर कोई किसी दूसरी कुर्सी पे बैठा हुआ था, और एक व्यक्ति जिसके पास में कुर्सी नहीं थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। फिर दूसरी बार वो म्यूजिकल चलाया गया चन्नी साहब के साथ में उनकी म्यूजिक पे, फिर वो हर कोई अलग अलग वोट बैंक पे बैठा हुआ था, और इस बार जिसके पास में कुर्सी नहीं है वो है नवजोत सिंह सिद्धू साहब। तो बेसिकली इस म्यूजिकल चेयर के खेल में सिद्धू साहब का इस समय मामला थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। कहने वाले तो बहुत सारे हमको बातचीत के लिए, जब एनालिस्ट जितने बात करता हूं मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करके एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करता हूं, कई सारे कांग्रेसी नेताओं ने मुझे ये बात कही कि सिद्धू साहब का इस बार का रेजिग्नेशन स्वीकार ही कर लिया होता तो पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होता। तो ये भी समीकरण सुनने में आते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको कह सकता हूं कि पंजाब के चुनाव में इस बार किंग मेकर वहां का हिंदू वोटर होने वाला है, और हिंदू वोट पंजाब में आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में है, तकरीबन 40% हिंदू मतदाता है वहां पर। और हिंदू मतदाताओं को एज ए वोट बैंक या एज ए डिसीजन मेकर केवल बीजेपी ने एक जमाने में किया, और उनकी और अकाली की पार्टनरशिप जो चली उसमें ये सोची समझी पार्टनरशिप जट सिख मतदाता और शहरी हिंदू वोट इन दोनों को मिला के चली। अब एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि पंजाब की राजनीति में हीरो सारे हैं, विलन केवल एक है। विलन इस समय पंजाब की राजनीति में है बीजेपी, फार्म लॉज के कारण, कृषि कानून के कारण जो मानी जा रही है वहां पे। अब ये कुछ ऐसी विचित्र बॉलीवुड की पिक्चर जैसा है जिसमें 3 हीरो हो, एक हीरोइन हो और एक विलन हो, और पिक्चर की शुरुआत के पहले सीन में जो विलन है वो मर जाए। अब कहानी 3 घंटे में आप क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि विलन है ही नहीं, विलन रेस में नहीं है जिसके खिलाफ आप पब्लिक का गुस्सा, इमोशन पकड़े और बोले इस विलेन को साहब मैं हीरो हूं मैं मारूंगा। पब्लिक कह रही है विलेन तो पहले ही मर गया, अब तुम क्या मारोगे? अब वो तीनों हीरो आपस में लड़ रहे हैं। अब ये बड़ी ही अजीब सी जो है वहां की फिल्मी कथा हो गई है। इसमें अंत में मुझे लगता है कि काफी हद तक दारोमदार हिंदू मतदाताओं पे आएगा। पिछली बार हम सभी जानते हैं कि लास्ट में हिंदू वोटों का पोलराइजेशन था जो कांग्रेस को मदद कर गया, और अकाली दल की जो वेव थी वो एकदम फिसल गई। इस बार भी हिंदू वोट, लेकिन गलती कांग्रेस के जो समर्थक या जो उनके सहानुभूति रखने वाले हैं वो अपनी केवल एक गलती कर रहे हैं सोचने में। पिछली बार जो हिंदू वोट उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के तहत अनायास मिला था, वो उसको अपना बेस वोट या कैप्टिव वोट मान बैठे हैं, जबकि वो कांग्रेस का वोट है नहीं। तो वो मजबूरी में कांग्रेस को दोबारा देगा कि नहीं देगा ये हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के कैलकुलेशन में मैं अक्सर ये देखता हूं कि वो गलत ये एक तरह से गलतफहमी में है
कि वो पिछली बार टैक्टिकल पड़े हुए वोट को अपना कैप्टिव वोट मान बैठे हैं, जो कि इक्वेशन में वैसा नहीं है। अंत में वो हिंदू वोट ही डिसाइड करेगा, और उसमें ये डिसाइड करेगा कि अगर उन्हें लगा कि नहीं सबके बीच में चन्नी साहब ही कर सकते हैं, तो वो चन्नी साहब के साथ में खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस निकाल देगी। अगर उनको लगा बीजेपी तो आउट ऑफ गेम है, लेकिन हमारे तो पुराने अलायंस पार्टनर अकाली हैं, और हमारा, क्योंकि भाई देखिए दशकों तक उन्होंने साथ की राजनीति की है, तो नीचे के जो इक्वेशंस हैं सारे उनके कार्यकर्ताओं के आपस में मिले हुए हैं। अगर उन्हें लगा कि नहीं सत्ता में भागीदारी हमें अकालियों से मिल सकती, तो अकाली के साथ लड़ जाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल किसी तरह से उनके मन से ये डर निकालने में कामयाब हो गए कि ये पिछली बार का वो एब्रेशन था, वो जो खालिस्तानी मतदाता या खालिस्तानी सेंटिमेंट के लोग हमारे साथ में जुड़े थे, वो दरअसल हमारी मूल पॉलिसी नहीं है, और देखिए हमें दिल्ली में तो सारे हिंदू वोट देते ही हैं, आप हमसे क्यों डर रहे हैं। अगर ये बात अरविंद केजरीवाल कामयाब हो गए समझाने में, तो हिंदू वोट अगर साथ में लग गए आम आदमी पार्टी की एक हिस्सा भी, तो उनको बहुत लाभ। तो किंग मेकर इस बार हिंदू वोट होने जा रहा है। यहां से अगले 2 महीने 3 महीने आप ध्यान रखिए कि हिंदू मतदाताओं को लेकर के कौन क्या पॉलिसी अख्तियार कर रहा है। लेकिन हिंदू मतदाता जो है वो अभी पंजाब में बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। कोई भी हिंदू से आप अगर हिंदू मतदाता से बात करने की कोशिश करें तो वो कुछ बात करने को तैयार नहीं है। मैं खुद जब पंजाब गया तो मैंने देखा, मैंने बात करने की कोशिश की, गला वो नहीं चल रहा है जी, देखेंगे आगे जी। तो वो उस मुद्रा में है। क्या उसकी संभावना है? एक ये बिल्कुल सही आपने बात पकड़ी कि आम आदमी पार्टी को भी वो दे सकता है क्योंकि उसके बाद में है, लेकिन क्योंकि उनके साथ एक पुराना रिकॉर्ड है। क्या वो समीकरण बादल दल के साथ जुड़ सकता है? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अकाली दल पुराना खिलाड़ी है, उस दौर का खिलाड़ी है जब वो बहुत ही रणनीतिक तरीके से, खासतौर से सुखबीर बादल को जितना जानते हैं हम सब लोग, वो बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी है। हो सकता है अभी वो पल्स नहीं पकड़ी जा पा रही हो, जटसिक वोटों की वो उसके वोट बैंक को समझना आसान नहीं होगा। अब जब शेड्यूल कास्ट का वोट जो है एक तरफ जा रहा है, दलित वोट एक तरफ जा रहा है, तो जटसिक कहीं वोट किस तरीके से कहां जाएगा? क्या वो आम आदमी पार्टी को जाएगा, या अकाली दल बादल अगर बहुत पीछे है तो कह रहा ठीक है, अगर यही करना है दलितों का एक चेहरा, अगर चन्नी मुख्यमंत्री बन गए तो फिर वो एक स्थायी चेहरा हो जाएंगे। स्थायी चेहरा का मतलब पंजाब की राजनीति में दलितों का एक बड़ा चंक होगा जो हमेशा कुर्सी की मांग करेगा। तो उसको ना बनने देने के लिए वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा। तो ये भी कुछ अगर मगर है जिसपे आपकी क्या दृष्टि कहती है? नहीं, एक तो बात आपने बहुत सही बोली कि अकाली दल का बहुत पुराना सेटल्ड बेस है, और उसको कम करके आंकना ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। ये कोई भी नहीं करना चाहेगा, और एज एन एनालिस्ट तो मैं कतई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास में जब 20% का एक बेस वोट होता है तो बाकी वोट उसको विनिंग एज में ज्यादा मदद करते हैं। अब पिछले 30-35 सालों की उनकी राजनीति यही रही है कि 20-25% का अपना बेस और 10 से 15% का बीजेपी का बेस, ये मिलाकर के 40% की वोट की जो राजनीति उनकी रही है, 40 से 45%, उसके ऊपर वो हमेशा जीते जब भी जीते। इस बार बीजेपी आउट ऑफ इक्वेशन हो गई है। हालांकि एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके दर्शकों को चुनाव के बाद में बीजेपी की 0 सीट लेकिन बीजेपी के बड़ी संख्या में वोट दिखाई दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। उसके कारण 2 होंगे कि बीजेपी दशकों के बाद में पहली बार 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जहां जहां पर भी उसका होगा, हो सकता है कि संघ और उनके संगठन और जो हिंदू वोटों के जो चुप लोग हैं वो ये कहें कि भाई ऐसा है, बाकी तो सब कर ही रहे हैं, हम अपनी ही पार्टी को स्टिक करते हैं, अदरवाइज हमारे आगे हमारी कौन सुध लेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये हम ना भूलें कि पंजाब में हिंदुओं की नेचुरल चॉइस वाली पार्टी तो बीजेपी रही है, और बीजेपी के कारण अकालियों को वोट पड़ता रहा है। और पिछली बार भी जो कांग्रेस को शिफ्ट हुए वोट, तो कहा तो यही जाता है कि स्ट्रेटेजिकली वो वोट संघ और बीजेपी ने शिफ्ट कराए। तो ये मत आश्चर्य कीजिएगा कि अगर हिंदू वोट बोले बड़ी तादाद में कि ठीक है साहब बाकी ठीक है, लेकिन एक 8-10% उसमें से ये बोले कि हम तो भाई बीजेपी को ही वोट देंगे,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, ये पहले पूरे किसान का आंदोलन था, फिर उसके बाद में धीरे होते होते पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन बना। अब उसके अंदर भी उसकी ब्रांड आइडेंटिटी जाट और जट सिखों के आंदोलन की होती जा रही है। तो ये अपने तरीके के काउंटर पोलराइजेशन भी को उसको भी जन्म देता है, अलग किस्म के। हम ये मान के ना चलें कि सारे लोग उस आंदोलन में उनके साथ में ही हैं। तो इसलिए वो एक अलग इक्वेशन होगा। हालांकि बीजेपी की सीट जीतने की संभावना, एक भी सीट जीतने की संभावना लगभग शून्य ही है। वो 0 से 1 हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक सीट की प्रोबेबिलिटी कहीं अंधे चुक्के कहीं भूले खाने लग जाए, वो हमेशा रहती है। लेकिन आपने जो बात बोली कि क्या अकालियों के साथ में हिंदू वोट जा सकता है, जा सकता है, नेचुरली गया है बीजेपी के कारण। लेकिन उस जाने के लिए सीधे तौर पे न सही तो भी परोक्ष तौर पे ही सही, अकालियों को, अकाली दल के नेताओं को और बीजेपी और संघ के लोगों को कोई एक अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ बना के रखनी पड़ेगी। और फाइनली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अकाली दल को मैं कम नहीं आंक रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं कि इस समय वो रेस में भले ही पीछे हों, लेकिन उनका अपना बेस है। दूसरी चीज, अगर कहीं खुदा ना खास्ता हंग असेंबली आ गई तो अकाली दल किंग मेकर होगा पंजाब में। ये भी तो हम देखें। हम बार बार कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी आगे है, कांग्रेस बहुत पास में पीछे है उसके, ठीक, और अकाली नीचे है। लेकिन हमारे किसी भी सर्वे में अभी तक ये तो आकलन आया नहीं कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ किसी को बहुमत, तो चाहे वो आप हो चाहे कांग्रेस, सरकार अगर बनेगी तो वो अकालियों के ही समर्थन पे बनेगी। ये भी एक विचित्र स्थिति है। तो भले ही अकाली पीछे दिख रहे हो, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि स्थिति ऐसी बन जाए कि अकाली किंग मेकर की तरह उभर जाए पंजाब में। ये आम आदमी पार्टी का जो है पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगभग एक स्तर चल रहा है, उसी गणित पर है। तय है कि आम आदमी पार्टी भी इस पर चिंतित होगी और काम कर रही होगी। तो वो वोट बैंक बढ़ने की कितनी संभावना है, अपना वोट बैंक बढ़ने की कितनी संभावना है, क्या आम आदमी पार्टी एक कोई चेहरा दे देगी तो फिर कुछ बात और बनने की संभावना दिख रही है? देखिए, चेहरा अगर वो देंगे तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ा तो लाभ होगा। आजकल लोग चेहरा जानना चाहते हैं। आप उत्तराखंड का देखिए ना, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 10% से 15, 15 से 20, एक बार तो ऑलमोस्ट 21% हमारे ट्रैकर में पहुंच गई थी। फिर बाद में घटना शुरू हो गई। फिर उन्होंने एकदम से वहां पर एक आर्मी के रिटायर्ड व्यक्ति को उन्होंने जो है अपना कैंडिडेट बना दिया जी, जन साहब को। अब क्या है, मैं ये देख रहा हूं कि जब से उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट दिया, और वो सीएम कैंडिडेट पॉलिटिक्स से नहीं आया था, वो एक तरह से नॉन पॉलिटिकल, नॉन एग्जिस्टेंट कैंडिडेट आप मान लीजिए उसे। लेकिन केवल चेहरा देने के कारण मैं ये देखता हूं कि लगभग 10% लोग उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के उस कैंडिडेट का नाम लेने लगे हैं मुख्यमंत्री के चॉइस पे। इसका मतलब क्या है कि अब कम से कम 10% वोट तो उत्तराखंड का ऐसा हो गया है जो पार्टी के नाते आम आदमी पार्टी और नेता के नाते उसके दिए हुए मुख्यमंत्री पद के चेहरे, उन दोनों के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है और रैली कर रहा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब किसी भी पार्टी के लिए ग्राउंड स्वेल होता है, उस ग्राउंड स्वेल को एंकर करने के लिए चेहरे का होना बहुत जरूरी होता है। वो चेहरा आप चाहे अननोन ही क्यों ना हो, उससे फर्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन चेहरा होना चाहिए। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की भी कोई स्ट्रेटेजी हो बाद में कैंडिडेट देने की, लेट कैंडिडेट देने की, या हो सकता है न हो देने की, तो देखने की चीज होगी। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अंतर यह है कि 5 साल पहले हमने आम आदमी पार्टी को ओवर एस्टिमेट किया था। ये आपके दर्शकों को भी पता है, मैं भी कई बार ये बात बता चुका हूं, क्योंकि हमने ही पिछली बार बोला था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, और हमारा गलत हो गया। और गलत इसलिए हुआ, मुख्य कारण उसका यह था कि नंबर 1 की आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं थी जिसके ऊपर हम, क्योंकि आप जब प्रोजेक्शन मॉडल पे काम करते हैं कुछ, तो आपके पास में एक बेस होना चाहिए। तो नई पार्टी का क्योंकि पुराना कोई बेस नहीं होता, तो उसके ऊपर उसके सीटों का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वोटों का। तो एक तो समस्या ये थी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या ये थी कि लास्ट मोमेंट पे हिंदुओं का जो स्विंग हुआ कांग्रेस की ओर,
दरअसल उससे कारण आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही जो उसको अचीव करना था वो नहीं कर पाई। हालांकि मैं ये मानता हूं कि नहीं अचीव करते हुए भी, गिरते हुए भी उसने अकाली दल को मुख्य विपक्षी दल के पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। ये भी पंजाब की राजनीति में छोटी घटना तो नहीं थी कुछ, कि कोई नई पार्टी आए, वो चुनाव जीतने के लिए लड़े और कम से कम मुख्य विपक्षी दल तो बन जाए। ये छोटी बात तो इसलिए बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी का तो बेस ही नहीं है जी, बेस क्या है, कुछ नहीं, जितने जीते थे वो भी हार गए, भाग गए, कुछ नहीं। तो वो ये याद रखें कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था उन्होंने पार्टी के नाते वोट दिया था, वो चेहरे या किसी लीडर के नाते नहीं दिया था। तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक अगर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसके साथ में बहुत बड़ा बेस चला गया, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन उनके साथ में ये समस्या जरूर रहने वाली है कि वो ग्राउंड स्वेल, जनाधार में जो उनके लिए सपोर्ट बड़ा बना है उसको एक्चुअल वोट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उनको शायद इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि पंजाब में वो एक्चुअली में जीते। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। अकाली बढ़ेंगे उस स्थिति में लेकिन फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सत्ता की लड़ाई में कौन है, तो मेरे हिसाब से आंकड़ों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सत्ता की लड़ाई में अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। अकाली दल सत्ता की सीधी लड़ाई में अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वोट शेयर के लिहाज से वो काफी पीछे दिख रहा है। हालांकि वो वोट शेयर अगर उनका केवल मालवा और अपने गढ़ों में कंसंट्रेटेड रहता है तो हो सकता है कि 20% वोट उनको जो है सीटें हमारे उम्मीद से ज्यादा दिला दे, जो अभी हमको लग रहा है वो भी हो सकता है। लेकिन जो अभी की स्थिति है एज ऑन टुडे, तो ये लगता है कि शायद किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। सिंगल लार्जेस्ट शायद आम आदमी पार्टी बनने जा रही है और अकाली दल किंग मेकर की भूमिका में ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। अब वो किसके साथ में सत्ता में जा सकते हैं ये तो कहना मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि अकाली दल को आगे करके महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस करना चाहे। आखिर तो कांग्रेस शिवसेना से बड़ी मजबूत को मानती है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। हो सकता है कांग्रेस बोले अगर हम शिवसेना को साथ में ले सकते हैं तो हम अकाली दल को क्यों नहीं ले सकते। ये सारे समीकरण तो भविष्य के हैं और राजनीति में नेवर से इम्पॉसिबल, ये तो हमने और आपने इतने दशकों में भी देख लिया। कोई भी चीज, अब इसी पिछले 5 सालों में हमने 2 बड़ी चीजें देख ली। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। अगर ये दोनों घटनाएं आज से आप ज्यादा नहीं 10 साल पहले हम या आप किसी को बोलते तो लोग हमारी और आपकी सामूहिक हंसी या किल्ली उड़ाते। ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन हो गया ना, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, क्या बोला जाए। तो इसलिए किसी भी तरीके की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो सकता है। अभी भी पंजाब में बहुत कुछ संभावनाएं बची हैं और उस पर गोटियां चली जाएंगी। सांप सीढ़ी का खेल होगा, पता नहीं कौन नीचे आ जाएगा किसी एक के काटने से और कौन पता नहीं किसी के थोड़ा सा धक्का देने पर बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा। इस पर लगातार चर्चा होती रहेगी, लेकिन इस पर नजर रखना बहुत रोचक होगा और बहुत अलग तरीके से देखना होगा। इस बार पंजाब की राजनीति को बिल्कुल एक अलग नया अध्याय होगा, जो इसमें दलित अध्याय बहुत बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, उसका थोड़ा बहुत स्पष्ट करने के लिए, नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ आपने बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू।